हेलो अचीवर्स, मैं हूं प्रभात, तुम्हारा केमिस्ट्री टीचर। और जैसे हम केमिकल बॉन्डिंग के एक और टॉपिक लेके तुम्हारे सामने मैं आ गया हूं। वो टॉपिक का नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जैसे जो भी टॉपिक इससे पहले डिस्कस हुआ है और तुम लोग काफ़ी सारे फ्रेंड उसको देखे भी हो, कुछ कुछ कमेंट भी दिए हो, बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही आगे देखते रहो और हमें वो हौसला बढ़ा रहा है। तो आज जो बॉन्डिंग हम डिस्कस करने जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और आज वीक बॉन्डिंग की तरफ जा रहे हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तुम देख सकते हो स्क्रीन में क्या लिखा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जिस नाम से क्या लग रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन एटम जरूर होगा, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जाने से पहले अगर आप देखोगे तो सिंपल सी बात है, क्या? सपोज आप ले रहे हो HF और HCl। HF और HCl दो मॉलिक्यूल्स है ना। तो HF और HCl दो मॉलिक्यूल है, तो ये क्या है? पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। तो अगर दो HF मॉलिक्यूल आसपास में रख रहे हो तो उनके बीच में क्या होगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। दो HCl मॉलिक्यूल के बीच में भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहाँ पर ज्यादा होगा? HF में ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन और क्लोरीन। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहाँ पर होगा? HF में होगा एज कंपेयर टू HCl। जो स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का जो रिजल्ट होता है दैट इज द स्पेशल केस, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन इन्वॉल्व जरूर होना चाहिए और हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तब जाकर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में सोच सकते हैं। तो देखो, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड एंड इट्स स्ट्रेंथ इज इंटरमीडिएट बिटवीन वीक वैन डर वाल्स फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्डिंग। और स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्डिंग से वीक होता है, वैन डर वाल्स फोर्स से ज्यादा होता है। इट इज डिफाइंड एज वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड्स एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव hydrogen atom and strongly electronegative atom within the same molecule or different molecule। ये टाइप में आ जाएंगे, सेम मॉलिक्यूल और डिफरेंट मॉलिक्यूल। अगर सेम मॉलिक्यूल होगा देन दैट इज इंट्रा, एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल होगा देन दैट इज इंटर ऑफ सेम और डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होगा और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होना चाहिए किसके साथ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हमें पता है पीरियड टेबल में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्लोरीन ऑलमोस्ट दोनों बराबर होते हैं। तो नाइट्रोजन ये तीनों तो बनाते ही हैं। क्लोरीन कुछ कुछ जगह, हमेशा नहीं, कुछ कुछ जगह जरूर बनाता है। जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, वहां पे भी क्लोरीन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। क्लोराल में वहां पे क्लोरीन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। तो ये सारे क्या हो गया? एग्जाम्पल्स हो गए, ये तीनों जरूर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो इट इज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जो कि ऑलरेडी मैं तुम लोगों को स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम इतने डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, चाहे आपका स्कूल के एग्जाम हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, कहीं पे और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सारे यहाँ पे इकट्ठे मैंने ढूंढ के, सारे बुक से ढूंढ के ये नोट्स तुम्हारे लिए तैयार किया। तो मेरे ख्याल से ये मेरा जो मेहनत है बिल्कुल बेकार नहीं जाएगा, तुम्हारे काम में जरूर आएगा, है ना। तो देखो, अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा इंटर स्कूल कंपटीशन, इंट्रा स्कूल कंपटीशन। इंटर स्कूल मीन्स दो स्कूल के आपस में, इंटर स्कूल मीन्स विद इन द सेम स्कूल। सिमिलरली इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग द मॉलिक्यूल्स, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल। अब उसके टाइप्स और उसका सिग्निफिकेंस वो सारे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट आ गया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? The hydrogen bonding occurring between two or more similar or different molecules is called intermolecular hydrogen bonding। जैसे हमने दिया है HF, तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, HF फिर HF। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बन रहा है, ये क्या हो गया? दो सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में। अगर आप HF और H2O ये दोनों को ले रहे हो, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है दैट इज बिटवीन टू डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स, लेकिन टू अलग अलग मॉलिक्यूल है, तो उसको क्या बोला जाएगा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
वाटर में है ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और ये ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है? तो उसका आंसर है 4। एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो 2 जो कि पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन की वजह से, और 2 ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है उसके वजह से। तो कैसे बनेंगे? टेट्राहेड्रल बनेंगे। देख सकते हो टेट्राहेड्रल बनेंगे। टोटल एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो ऐसे ही अमोनिया, तो अमोनिया में क्या है? 3 पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर है। तो समझ आया? सो दीज आर द मॉलिक्यूल्स दैट कैन मेक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर कॉपर सल्फेट की बात करोगे, कॉपर सल्फेट ये तुम लोगों ने देखा होगा, कॉपर सल्फेट डॉट H2O, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, कॉपर सल्फेट डॉट H2O। तो इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? तो यहाँ पे 4 जो वाटर मॉलिक्यूल है, 2 आर प्रेजेंट एज द लीजेंड, और एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो उसका जो फॉर्मूला होगा CuH2O होल 4 SO4 डॉट H2O, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। ठीक है, 4 वाटर मॉलिक्यूल लीजेंड जैसे बिहेव कर रहे हैं, और एक वाटर मॉलिक्यूल वाटर क्रिस्टलाइजेशन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो ये समझ आया? सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो उसका कंडीशन क्या है? और कोई कंपाउंड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं बना सकता, उसके लिए कंडीशन क्या है? कुछ कंडीशन है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या कंडीशन है? देखो, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फेवर्ड व्हेन द एटम इज अटैच्ड टू हाइड्रोजन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसके बाद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज ऑफ स्मॉल साइज, ये तो पता ही है, एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। द मॉलिक्यूल कंटेन्स 1 हाइड्रोजन एटम लिंक टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो कि ऑलरेडी हम देखे हैं। देखो, हाइड्रोजन कहाँ पे होना चाहिए? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन के साथ होना चाहिए। अगर एक कंडीशन फुलफिल होगा तो फिर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है। अब क्विकली चलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल। तो क्या लिखा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग occurring within the single molecule is called intramolecular hydrogen bonding. This type of hydrogen bonding takes place between 2 functional groups of the same molecule and leads to the formation of ring structure. जैसे लिखा है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, इसको कॉमनली क्या बोला जाता है? सैलिसल्डिहाइड। क्या बोला मैंने? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बन रहा है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन एग्जांपल है, किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे भी देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। और ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, वहां पे भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाइल मेटा एंड पारा नाइट्रो कंपाउंड्स आर एग्जांपल्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप मान लो ये हो गया ऑर्थो, ये हो गया मेटा, तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर तो नहीं बनेगा, बट इंटरमॉलिक्यूलर जरूर बन सकता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर बन सकता है। ओके, तो इसके एप्लीकेशन आगे डिस्कस करेंगे। तो कंडीशन क्या है? जैसे इंटरमॉलिक्यूलर के लिए कंडीशन था, इंट्रामॉलिक्यूलर के लिए कंडीशन क्या जरूरी है इन ऑर्डर टू मेक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग? द मॉलिक्यूल शुड कंटेन अ स्मॉल साइज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। द मॉलिक्यूल शुड कंटेन अ स्मॉल साइज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो कि इंटरमॉलिक्यूलर में भी था। द मॉलिक्यूल शुड बी प्लानर। अगर प्लानर नहीं होगा, जैसे हम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का देखे थे, प्लानर नहीं होगा तो फिर वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन नहीं सकता। द मॉलिक्यूल शुड कंटेन हाइड्रोजन एटम लिंक टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड द अदर ग्रुप शुड आल्सो कंटेन द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो उसमें भी था, यहाँ पे भी वही चीज है, चाहो तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ, ये ज्यादा जरूरी है, द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, जो रिंग बनेगा उसका साइज क्या होना चाहिए? 5 या 6। 5-6 अगर स्मॉल रिंग साइज बन रहा है वो फिर फेवरेबल नहीं होता, क्योंकि स्मॉल रिंग साइज में ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होता है, ज्यादा स्टेरिक स्ट्रेन आ जाता है। ठीक है, तो कम से कम 5 या 6 मेंबर होना चाहिए। द मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन हाउएवर इज दैट इंटरैक्टिंग एटम्स
must be arranged in such a way that there occurs minimum strain during the ring closure. जो रिंग बनेगा मिनिमम स्ट्रेन होना चाहिए, तो मिनिमम स्ट्रेन के लिए रिंग साइज कम से कम 5 होना चाहिए या 5 से हायर होना चाहिए। तो ये हो गया कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब आते हैं कॉन्सिक्वेंस और एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम ये सब चीज क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन है, कम से कम हम अभी जो 10 एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में तुम्हारे लिए लेके आया हूँ 10 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फर्स्ट फिजिकल स्टेट, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मेनली इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखो द सब्सटेंस व्हिच शोज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। फॉर एग्जांपल H2O का स्टेट क्या है, H2O वाटर रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में, बट H2S, H2SC, H2T आर गैसेस। और ये होता है कि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है, फिजिकल स्टेट स्ट्रॉन्गर की तरफ जाता है, लिक्विड से सॉलिड या गैस से लिक्विड। बट यहाँ पे वाटर का क्या होना चाहिए था, अगर ये तीनों गैस है वाटर भी गैस होना चाहिए, बट वाटर कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। क्यों लिक्विड स्टेट में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2S, H2SC एंड H2T आर एग्जिस्टिंग इन द गैसियस स्टेट। अच्छा, और क्या है, एमोनिया PH3 और ASH3। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होना चाहिए था, ASH3 देन PH3 देन एमोनिया होना चाहिए था, बट ये क्या, एमोनिया लो बॉइलिंग लिक्विड है, बाकी PH3 ASH3 गैसेस है। रीजन क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एमोनिया। तो समझ रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट H2 मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। H2S का ज्यादा होना चाहिए था, बट H2O का ज्यादा है। NH3 का कम होना चाहिए था, बट NH3 का ज्यादा है। HF का भी ज्यादा है। रीजन क्या है, सेम H2O, NH3 और HF में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बाकी इनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो जिसके वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में देखोगे, अभी हम डिस्कस किए थे, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर, पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर दोनों आइसोमर्स है, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, बट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, पैरानाइट्रोफिनॉल का ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल एज कंपेयर टू द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो बॉइलिंग पॉइंट समझ आया। तो इन जनरल बोल सकते हो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट। और दूसरा चीज याद रखो, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को इंक्रीज कराता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को इंक्रीज कराता है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टेबल देन पैरानाइट्रोफिनॉल। तो नेक्स्ट देखो सॉल्युबिलिटी, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई मॉलिक्यूल बना सकता है तो हाईली सॉल्युबल होगा किसमें, वाटर में। तो अल्कोहल्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू ईथर। रीजन क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा वाटर और अल्कोहल के बीच में देन दैट ऑफ ईथर। तो द कोवैलेंट कंपाउंड्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर आर सॉल्युबल इन इट। तो लोअर अल्कोहल्स जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है वो हाईली सॉल्युबल है। अमोनिया सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि अमोनिया भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, और शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। शुगर कोई डिसोसिएशन नहीं होता, मीन्स आप अगर बात कर रहे हो तो शुगर डिसोसिएशन नहीं होता, बट हाईली सॉल्युबल इसलिए है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ बना सकता है। क्लियर, ओके। तो अब देखो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन सबको पता है, इवन हम लोग के दादी माँ को भी पता है। दादी माँ को क्या पता है, जैसे तुम लोग फ्रिज में कोई बॉटल भर के रखते हो, है ना, पानी बॉटल भर के रखते हो, तो क्या होता है, तो ये बोलते हैं कि बॉटल को बिल्कुल नेक तक मत भरो, थोड़ा सा स्पेस रख दो। क्यों, क्योंकि अगर बॉटल में पानी आइस जम गया तो क्या होगा, बॉटल क्रॉस हो जाएगा, बॉटल क्रैक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ है, जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, जो कि इन जनरल एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि कोई भी लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है वॉल्यूम कंट्रैक्शन होता है, बट आइस और वाटर केस में अपोजिट होता है। आइस और वाटर केस में अपोजिट होता है। क्यों अपोजिट होता है, क्योंकि आइस में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और आइस का हायर डेंसिटी जो है 4 डिग्री पे है,
तो 4 डिग्री से जैसे नीचे जाते हैं तो आइस का डेंसिटी या वाटर का हाईएस्ट डेंसिटी 4 डिग्री पे है, तो जैसे 4 से नीचे जाते हैं 0 डिग्री पे आइस का डेंसिटी कम हो जाता है, ठीक है। तो इक्वल टू 1 जो कि 4 डिग्री पे है, तो बिलो 4 डिग्री द डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस एंड at 0 degree we find that density of ice becomes less than that of water. So that's why ice floats on water. तो ice floats on water और इसका ये जो रीजन है आगे जाके हम डिस्कस करें उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो when ice is formed large number of cages are formed. तो ice जैसे हमने बताया था वाटर का, उसमें क्या होगा, टेट्राहेड्रल बॉन्डेड होंगे, 2 लोन पेयर है, 2 पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन, टेट्राहेड्रल बॉन्डेड होंगे। जो टेट्राहेड्रल बॉन्डेड होंगे तो बीच में स्पेस रहेगा, केज लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, तो स्पेस अगर रहेगा तो वॉल्यूम तो एक्सपेंशन होना ही है, ठीक है। अगर और लिक्विड में क्या है, लिक्विड वाटर में क्या है, दोज आर हैविंग मोबाइल नेचर, तो मोबाइल नेचर मीन्स फ्री टू मूव, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा केज लाइक स्ट्रक्चर बनता नहीं है, ठीक। तो नेक्स्ट है विस्कोसिटी। अगर मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, मॉलिक्यूल जब क्लोज हो रहे हैं तो वहां पे विस्कोसिटी बढ़ जाता है। विस्कोसिटी मीन्स द अपोजिशन टू फ्लो, तो जितने मॉलिक्यूल स्ट्रांगली बाइंड होंगे उनका विस्कोसिटी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि अगर बाइंड होंगे तो फ्लो नहीं करेगा तो फिर विस्कोसिटी ज्यादा होगी। तो कंपाउंड्स कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड आर हाईली विस्कस एंड हैव हायर वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन। तो अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगा। तो ग्लिसरॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल एंड अल्कोहल। ग्लिसरॉल की अगर बात करोगे तो ग्लिसरॉल है जिसमें 3 OH होता है, समझ आए स्टूडेंट्स। ग्लिसरॉल में 3 OH होता है, ग्लाइकॉल में 2 OH होता है और अल्कोहल में 1 OH होता है। बताओ जितने ज्यादा OH होंगे उतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतने ही मॉलिक्यूल्स क्लोज होंगे, विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ HCO3 माइनस एज पॉलीमर। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसमें सोडियम प्लस और बाइकार्बोनेट आयन वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पॉलीमेरिक फॉर्म में। क्यों पॉलीमेरिक फॉर्म में, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। तो सिमिलरली पोटेशियम बाइकार्बोनेट आल्सो डाइमर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। जैसे तुमने वो पढ़ा होगा एसिटिक एसिड डाइमर बनाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो यहाँ पे भी जो पोटेशियम कार्बोनेट है वो भी डाइमर बनाता है, ड्यू टू डाइमर मीन्स 2 यूनिट साइमल्टेनियसली अटैच हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ तक समझ आया। अब देखो ये देखो न्यूक्लिक एसिड जो कि जेनेटिक मटेरियल है ना। तो न्यूक्लिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर बेस ऑन कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। सिर्फ डीएनए नहीं, आरएनए में भी। तो डीएनए में क्या होता है, ATGC एडेनाइन थाइमिन गुआनिन एंड साइटोसिन, और इसमें आरएनए में AUGC एडेनाइन यूरासिल गुआनिन एंड थाइमिन। तो अब आप और A और T एडेनाइन थाइमिन के बीच में देखोगे कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, 2, और G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, और वो क्या होता है, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर या मतलब स्क्विरल स्ट्रक्चर होता है ना, स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है। रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये रीजन है। स्टूडेंट बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने चीजों के पीछे है, हमें सोचते क्या है, तो वीक बॉन्डिंग है, बट देखो कितने चीजें हाइड्रोजन बॉन्डिंग खुद डिसाइड कर रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, आगे भी है। देखो क्लोरल मॉलिक्यूल CCl3CHOH, ऐसे तो क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता नहीं है डायरेक्टली, बट कुछ जगह है, जैसे मैंने बताया था क्लोरोफॉर्म एसीटोन, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्लोरल 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन और यहाँ पे जो OH है उनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है। तो द अनयूजुअल स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरोहाइड्रेट इज ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। और कितने क्लोरीन, 3 क्लोरीन, उनका स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, एटम एंड फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। जैसे मैंने बताया इनके और OH के बीच में स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, उसको क्लोरल बोला जाता है। सो दैट इज ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट प्रोटीन। अब देखो प्रोटीन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। कैसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, अभी देखो यहाँ पे, तो बायोपॉलीमर से प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड मोनोमर है, प्रोटीन पॉलीमर है। तो अमीनो एसिड का जो पॉलीमर है वो प्रोटीन है,
तो प्रोटीन में देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर तुम इसमें बायोमोलिकुलर चैप्टर में पढ़ोगे या बायोलॉजी के स्टूडेंट जरूर पढ़े होंगे। उसमें क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। बाकी जो स्ट्रक्चर आता है सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से ही सब फोल्डिंग वगैरह ज्यादा होता है। तो जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक होता है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेट, डिटेल में बायोमोलिकुलर चैप्टर है बायोलॉजी में पढ़ोगे। तो इसमें क्या होता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा स्ट्रक्चर होता है। एंड द टर्शियरी स्ट्रक्चर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अमंग द पेप्टाइड ग्रुप। पेप्टाइड ग्रुप में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सारे स्ट्रक्चर प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से क्वाटरनरी में जाता है। फिर समझ पा रहे हो कितने सारे एप्लीकेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, है नहीं है? तो इतने हम 10 एप्लीकेशन डिस्कस कर लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो एप्लीकेशन के बाद अब जाते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम जो इतने सारे डिस्कस किए उसके रिजल्ट क्या है, कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत ज़्यादा रोल है इन आवर डे टू डे लाइफ। तो उसमें कुछ पॉइंट हमने एक्यूमुलेट किया है। तो फर्स्ट देखो, तो सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इन द प्लैनेट, वाटर इन द लिक्विड फॉर्म इज एसेंशियल। ये बोला था मून में क्यों नहीं है लाइफ, या मार्स में क्यों लाइफ नहीं, अभी तो मतलब फिर भी क्वेश्चन मार्क है। फिर ये बोला था मार्स में लाइफ नहीं है, मून में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वाटर नहीं है। तो जैसे बोलते हैं वाटर अगर ज़्यादा है तो हार्मफुल है, वाटर अगर नहीं है वो भी हार्मफुल है, नॉन एग्जिस्टेंस है, हार्मफुल के नॉन एग्जिस्टेंस होगा लाइफ के लिए, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो। सो वाटर इज कॉल्ड एज लाइफ, वाटर इज कॉल्ड एज लाइफ। वेयर is water there is life, and where water exists in the liquid state at room temperature due to the presence of सबके पीछे रीजन क्या है, ये जितने सारे जो चीज हो रहा है, वाटर का जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट होना क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से वाटर लिक्विड स्टेट में है, और वाटर लिक्विड स्टेट के वजह से हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, पूरे लाइफ सस्टेन कर रहे हैं अर्थ में, ड्यू टू वाटर, ड्यू टू लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सारे घुमा फिरा को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के भी आगे, ठीक है। तो सो टू राइटली से दैट लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ ओनली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कितनी बड़ी बात है बताओ, लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू वाटर, एंड वाटर इज एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट, द जेनेटिक मॉलिक्यूल्स सस्टेन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे हम डीएनए आरएनए की बात किया था या प्रोटीन के बारे में बात किया था। So as RNA and DNA molecules such as proteins, carbohydrates are stabilized due to hydrogen bonding. Last, बताओ, जो जहाँ पे कोल्ड रीजन होता है तो वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल सस्टेन करते हैं नहीं करते? बिल्कुल सस्टेन करते हैं। क्यों? क्योंकि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, density of ice becomes lower than water, so ice floats on water. This helps in survival of aquatic species in extreme cold climate, in extreme cold climate। समझ रहे हो? तो आइस जैसे बन जाता है। और दूसरा चीज है, आइस इज ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जिसकी वजह से ऊपर लेयर जैसे हाइड्रोजन जैसे आइस बन गया तो हीट, ये कोल्ड वेव को फिर वो अलाउ नहीं करता अंदर जाने के लिए। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो फ्लोट कर रहा है, फ्लोट करने के बाद नीचे जो वाटर है, वाटर एज इट इज है। तो इसका मतलब जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो जिंदा रह पाते हैं। अगर वो फ्लोट नहीं होता, सिंक हो जाता, तो आइस बन गया, वो सिंक हो गया, तो वाटर फिर ऊपर आ गया, वो फिर आइस बन गया, फिर सिंक हो गया, तो सारे फिर वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वाटर आइस में कन्वर्ट होने मतलब जो कोल्ड रीजन है तो वहाँ पे फिर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई भी एक्वेटिक एनिमल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो स्टूडेंट, आज इतना बढ़िया टॉपिक, इतने छोटा टॉपिक है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं तुम लोगों के सामने डिस्कस किया। आई होप तुम्हें कुछ इसमें जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा और तुम लोग उसको देख के कुछ ना कुछ सीखते रहो। ओके स्टूडेंट्स, विशिंग ऑल ऑफ यू वेरी ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।